हेलो नमस्कार, का स्वागत है आपका प्रेप अप में 10 क्लासेस पर यूनिट की सीरीज है जो आपकी यूजीसी नेट का जो साइकिल है जून में तब तक कंप्लीट कराने का जो हमने कमिटमेंट दिया है आपको प्रेप अप पे, उसके तहत हमने पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी यूनिट्स है जो कि 10 यूनिट्स है उसके हिसाब से आपको 10 क्लासेस प्रोवाइड कराने के लिए ये सीरीज यहाँ पे शुरू की है। तो आपकी जो सीरीज है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, बेसिकली जो यूजीसी नेट का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, उसके अंदर ये जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के एक पोर्शन है, काफ़ी कंसिडरेबल एक पोर्शन है जो आपके क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ख्याति में हमने आपको पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और जो उसके अन्य यूनिट्स हैं जो पॉलिटी और पॉलिटिकल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनेशनल रिलेशन, वो यूनिट्स ख्याति में हम कवर करेंगे। मेरा काम है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया और उससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू है आपको सॉल्व कराना। देखिए, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया को समझने के लिए बेसिक जो आपके टॉपिक्स हैं, अगर आप उन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एक सब्सटेंशियल पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया से जहाँ तक मुझे याद है करीब 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पूछे जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए अगर आपको यूजीसी नेट और उससे भी ज़्यादा जेआरएफ क्वालिफाई करना है। क्योंकि सेकंड पेपर के लिए जो यूनिट है, देखिए फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो बेसिक आपको याद रखना है वो है सबसे पहले कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या हैं। और इन प्रिंसिपल में बेसिकली आपने जो नॉन अलाइनमेंट देखा होगा, नॉन अलाइनमेंट, एंटी कॉलोनियलिज्म, अब तो इससे क्वेश्चन कम आते हैं, एंटी कॉलोनियलिज्म या एंटी रेसिज्म। प्रिंसिपल यानी फॉरेन पॉलिसी के वो प्रिंसिपल जिन पे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट होती है। उसके अलावा इवोल्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। एवोल्यूशन का मतलब है कि कौन से फेजेस में फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व हुई है। 1947 से लेकर 2014 के बाद जो एनडीए की गवर्नमेंट है उसके बाद उसमें क्या कंटिन्यूटी और चेंजेस आए। उसके अलावा इंडिया का जो रिलेशन है विद नेबरिंग कंट्रीज, और जो अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे वो मेजर पावर्स के साथ, जैसे यूएसए, चाइना और रसिया के साथ, और उसके साथ ही मेजर पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस, और उसके साथ ही साथ कुछ टॉपिक जो है वो आपको फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगे। पर अगर आप मेजर टॉपिक अगर आपको कवर करना चाहते हैं, आप लगता है कि इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इवोल्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी और इंडिया रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज और मेजर पावर लाइक यूएसए, चाइना और रसिया। देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एक काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है। आप किसी भी गवर्नमेंट के साथ जो चेंज होती है या पहले जो इवोल्यूशन हुआ है फॉरेन पॉलिसी का, उसके साथ काफ़ी फॉरेन पॉलिसी के चेंजेस आते हैं, कई बार कंटिन्यूटी भी देखी जाती है। पर क्योंकि हम यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो यूजीसी नेट काफ़ी फैक्चुअल है इस मामले में। फैक्चुअल इन द सेंस कि आपको मेजर फॉरेन पॉलिसीज के बारे में तो पूछेगा ही, साथ ही साथ जो बुक्स या ऑथर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी वो फ्रीक्वेंटली पूछता रहता है। जो रिसेंटली पब्लिश्ड बुक है या जो उस पर काफ़ी फाउंडेशनल बुक्स है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो हम इस सीरीज में रखेंगे भी, ताकि आपको उस लेवल पे कठिनाई ना हो। 7 क्लासेस आपके जो बेसिक आपके कंटेंट या जो बेसिक आपका जो इसमें सेक्शंस है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया उस पर होगी, और साथ ही साथ 3 क्लासेस आपके पीवाईक्यूज पे होंगे। तो पीवाईक्यू भी उस लेवल के होंगे जो आपको यूजीसी नेट में काफ़ी हेल्प करेंगे। और अगर आप ये 10 क्लासेस का कोर्स कवर कर लेते हैं जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री है, और साथ ही साथ इसके जो नोट्स है, तो आपको
उतनी सहूलियत होगी कि आप यूजीसी नेट को आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ये फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है समझना कि पॉलिसी क्या है। पॉलिसी का मतलब सीधा सीधा है स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए, समझने के लिए तो मैंने आपको नोट्स दिया है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, बट फॉरेन पॉलिसी से मतलब है कि हमारी जो स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव है या जो हमारे फॉरेन रिलेशन है उनको लेकर हमने अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाई है, या बेसिकली पॉलिसी का मतलब होता है गाइड टू अवर एक्शन। पॉलिसी का अगर आप एक मतलब जैसे गाइड टू अवर एक्शन होता है, और आप अगर किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उसका मतलब है कि द गाइड टू कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, तो फॉरेन पॉलिसी एक्शन कि उसको गाइड करने वाले एक्शन क्या है। फॉरेन पॉलिसी की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का विषय है। मीन्स आप जब फॉरेन पॉलिसी की बात करेंगे तो पास्ट में क्या फॉरेन पॉलिसी रही, प्रेजेंट में अभी क्या है, और फ्यूचर में कौन सा फॉरेन पॉलिसी कोर्स हम देख होगा किसी भी कंट्री का। इंडिया के बारे में अगर आप बात करें तो वो जनरली आर्टिकल 51 जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, लास्ट आर्टिकल 51 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, उसमें एक्चुअली बोला गया है कि साफ साफ कि जो ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी और हैव अ कॉर्डियल रिलेशन विद मेजर पावर और नेबरिंग कंट्रीज। इसका मतलब है कि जो फॉरेन पॉलिसी का जो अगर आपको कभी उसके दिन तो पूछ सकते हैं सीधा कि कौन सा आर्टिकल है जो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है, यानी आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट, आर्टिकल 51। फैक्चुअल जो चीज़ है वो जनरली आपको देखने को यूजीसी नेट के एग्जाम में ज़्यादा मिलेंगे, और फॉरेन पॉलिसी को क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो जनरली एमसीक्यू बेस्ड है, इसलिए आपको जो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे वसुधैव, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है हमारी एनडीए की, वो कुछ टर्म्स जो फ्लोट करती है अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ, वो जैसे वसुधैव कुटुंबकम, इस टर्म को बार बार फ्लोट किया जाता है। उसका मतलब होता है वर्ल्ड इज वन नेशन। ठीक है, तो ये एक्चुअली फॉरेन पॉलिसी के टेक्स्ट में आपको इतना समझना है कि पॉलिसी मीन्स गाइड टू अवर एक्शन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51 है वो डायरेक्टली बात करता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कंडक्ट के बारे में कैसा हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, देखिए जनरल नोट्स में तो आपको ये मिल ही जाएगा, काफ़ी फैक्चुअल है नहीं ये वाला पोर्शन। डिटर्मिनेंट्स मीन्स होता है किसी भी फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स मीन्स किसी भी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर क्या है। डिटरमाइन से मतलब है कि इंडियन की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, उसको कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी या डिटरमाइन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो हिस्टोरिकल कल्चरल फैक्टर, देखिए मैं क्योंकि हिस्टोरिकल कल्चरल फैक्टर है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, स्ट्रेटजिक फैक्टर्स हैं, और कुछ ग्लोबल इशूज हैं। जैसे मैं ग्लोबल इशूज की बात करूँ तो मैंने आपको बताया था, जैसे वो है रेसिज्म या एंटी कॉलोनियलिज्म। क्लास में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपका एक जो समझ है फॉरेन पॉलिसी को लेकर या इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर वो काफ़ी परिपक्व हो। जैसे रेसिज्म, जैसे मैंने बताया, ग्लोबल इशूज भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले इसकी बात करें तो एग्जाम्पल आएगा, वो है जब अपार्थाइड रूल था साउथ अफ्रीका में। अब देखिए, क्योंकि अपार्थाइड रूल था साउथ अफ्रीका में 1992 तक, तब तक इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ कोई भी फॉर्मल रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं किए थे। दैट मीन्स कि इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ कोई इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या कोई लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट तो वैसे भी नहीं है, बट लेकिन ड्यू टू रेसिज्म, जो कि ग्लोबल इशू था उस समय, इंडिया साउथ अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को वहाँ पे ख़त्म कर रखा था, शुरू नहीं किया था, बीच में तोड़ दिया था।
दैट मीन्स कि जो ग्लोबल इशूज है वो भी कैसे अफेक्ट करते हैं। एंटी कॉलोनिज्म एक बहुत बड़ा इशू रहा इंडियन फॉरेन पॉलिसी में राइट आफ्टर 1947, जब हम नेहरू के काल में प्रवेश करेंगे 1947 के बाद, जब नेहरू वहाँ प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी पॉलिसीज में आपको एंटी कॉलोनिज्म का जो मेंशन है वो बार बार दिखता है। और नेम जो कि बेसिकली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, नॉन अलाइन मूवमेंट, वो भी एंटी कॉलोनिज्म के बेस पे ही खड़ा हुआ था। मीन्स जो कंट्रीज जो न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्री थी वही नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के पार्ट थी। यानी एंटी कॉलोनिज्म भी एक उनका ही एक बेसिक फंडामेंटल था जो फॉरेन पॉलिसी का। तो उसमें ग्लोबल इश्यूज कैसे उसको प्रभावित करते हैं। हिस्टोरिकल कल्चरल फैक्टर प्रभावित ऐसे करते हैं, जैसे आप देखिए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, इनके कंटेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि कुछ हिस्टोरिकल इश्यूज हैं जो इंडिया को आज तक इनके साथ कंसीडर करने पड़ते हैं जब भी हम कोई फॉरेन पॉलिसी निर्धारित करते हैं और डिटरमाइन करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ कभी माइग्रेशन वाला इशू रहा। 1947 के बाद इंडिया में जनरली आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखेंगे आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 कि वहाँ पे पाकिस्तान के साथ माइग्रेशन का इशू काफ़ी ज़्यादा चलता रहा। यानी कुछ लोग जिन्होंने पाकिस्तान की नागरिकता ली थी स्वेच्छा से, वो लोग इंडिया आना चाहते थे, कुछ इंडियन लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे आफ्टर 1947। तो वहाँ पे फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी पाकिस्तान को लेकर, तो काफ़ी डिटरमाइन वहाँ पे करा था। उसके बाद कश्मीर इशू, उसके बाद कुछ कल्चरल इशूज हैं, जैसे अभी गुरदासपुर जो कॉरिडोर हमने खोला पाकिस्तान के साथ। तो ऐसे कुछ कल्चरल या हिस्टोरिकल फैक्टर्स होते हैं जो इंडिया और पाकिस्तान में प्ले आउट होता है। सेम बांग्लादेश के साथ भी यही होता है, क्योंकि बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल बना। और सेम श्रीलंका के केस में जब आपने श्रीलंकन तमिल या लिट्टे के बारे में हमने बात करी थी, जब हम बात करते हैं तमिल जो वहाँ पे अपराइजिंग हुआ नॉर्दर्न श्रीलंका में, तो इसको भी आप मान सकते हैं कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जो, जैसे हमारी तमिल श्रीलंका को लेकर जो पॉलिसीज थी उस समय, उसमें ध्यान में रखा जाता था कि हमारा तमिल जो वहाँ पे पॉपुलेशन है उनके हितों का हम सुरक्षित कर पाए। तो ऐसे हिस्टोरिकल इशूज आते हैं। कल्चरल फैक्टर्स में हम मान सकते हैं जैसे साउथ ईस्ट एशिया है, नेपाल है या जापान है, क्योंकि यहाँ से आपको साउथ ईस्ट एशिया से बहुत सारे बुद्धिस्ट जो है वो इंडिया में आते हैं, या बुद्धिस्ट जो कनेक्शन है इंडिया का साउथ ईस्ट एशिया के साथ है, जापान के साथ है, चाइना के साथ भी काफ़ी हद तक। तो कल्चरल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर दोनों उसको प्रभावित करते हैं फॉरेन पॉलिसी को। ये यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर किसी भी लेवल पे हम बात करें तो बी इट कल्चरल और बी इट हिस्टोरिकल, ये दोनों फैक्टर एक अपने तरीके से उसको प्रभावित करते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी प्रभावित करते हैं, जैसे कश्मीर वाला इशू बेसिक ज्योग्राफिकल फैक्टर है, या इंडिया का जो ज्योग्राफी जिसके साथ, जैसे म्यांमार के साथ अभी एक, अगर आप लोग इसको देखें तो म्यांमार के साथ इंडिया का एक क्रॉस बाउंड्री एग्रीमेंट था, जो अभी अमित शाह होम मिनिस्टर ने उसको रद्द कर दिया। क्रॉस बाउंड्री एग्रीमेंट में था कि मोरा एक करके जिला है, मोरा इन मणिपुर, उसमें एक्चुअली क्या था कि मोरा और इस साइड है म्यांमार, तो यहाँ पे म्यांमार में 16 किलोमीटर तक, यानी 16 किलोमीटर मोरा यानी मणिपुर में और 16 किलोमीटर यहाँ तक फ्री बाउंड्री रिजीम था। यानी जो 16 किलोमीटर इन तक के जो मणिपुर में रहने वाले लोग हैं, 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर तक म्यांमार के लोग वहाँ चाहे तो फ्री रिजीम, मतलब आना जाना उनका फ्री था। ये ज्योग्राफिकल फैक्टर होते हैं जनरली जो डिटरमाइन करते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी को। लेकिन अभी अमित शाह जी ने उसको स्क्रैप कर दिया, यानी अभी की बात है, आपने पढ़ा होगा न्यूज चैनल में, उसको स्क्रैप कर दिया, यानी अब ये जो फ्री बाउंड्री रिजीम है उसको उन्होंने खत्म कर दिया। क्योंकि म्यांमार में, क्योंकि अमित शाह जी ने या होम मिनिस्टर ने वहाँ पे उस चीज़ को लेकर अपने बताया कि जो म्यांमार में मिलिट्री रिजीम आया है और अराकान जो प्रोविंस है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया लोग
काफ़ी सक्रिय है और जो इंसर्जेंसी है वो इंडियंस के हित में नहीं है। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो उसको प्रभावित करते हैं हमारी पॉलिसी को। पॉलिटिकल फैक्टर भी प्रभावित करते हैं कई बार, जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान को लेकर हमने कई बार उस तरह का एक हीटिंग एटमॉस्फेयर रहता है जब पाकिस्तान को लेकर कोई भी, जब हमारे यहाँ इलेक्शन हो तो लोग बोलते हैं पाकिस्तान जो है वो का मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो पॉलिटिकल फैक्टर दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट है वो जनरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करते हैं वहाँ पे। यानी कोई भी गवर्नमेंट जो चाहेगी कि हम पाकिस्तान के प्रति अगर हम बहुत सख्त रवैया अपनाते हैं तो हमें वोट का फ़ायदा हो सकता है। ये उस एंगल में बात करें। इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब है कि हम इस बात को ध्यान में रख के अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएं कि हमारे जो आर्थिक हित हैं वो या इकोनॉमिक जो रिलेशन है वो सबवर्ट ना हो, यानी इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो बरकरार रहे और हमें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ते रहे। जैसे कि कई बार जापान के कंटेक्स्ट में हम इकोनॉमी को ज़्यादा महत्व देते हैं, या मिडिल ईस्ट के कंटेक्स्ट में। मिडिल ईस्ट मतलब वेस्ट एशिया, यूएई, सऊदी अरेबिया जो है वहाँ पे इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में कैसे फॉरेन पॉलिसी ड्राइव होती है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, डायस्पोरा है, वो मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं। तो उनकी, क्योंकि वो लोग काफ़ी सारा पैसा इंडिया को भेजते हैं रेमिटेंसेस के जरिए, तो इंडिया चाहता है कि वहाँ पे जो वर्कर्स है वो वहाँ पे अच्छे से काम करते रहे और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम या कठिनाई का सामना ना करना पड़े या किसी भी तरीके की हॉस्टाइल कंडीशन वहाँ पे उन्हें उनके काम को प्रभावित ना करे। और इस सेंस में मिडिल ईस्ट जो है वो इंडिया के साथ कॉर्डियल रिलेशन बना के रखे ताकि इंडिया को वहाँ पे कोई खतरा ना हो, या इंडिया के वर्कर्स को या डायस्पोरा वहाँ पे ठीक ठाक तरीके से काम करते रहें और रेमिटेंसेस भेजते रहें ताकि इंडिया की इकोनॉमी को फायदा हो। उसके अलावा भी चीज़ें, जापान के साथ भी इकोनॉमिक रिलेशन हमारे काफ़ी ठीक है, चाइना के साथ भी हमारे इकोनॉमिक ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पे एक एंगल है, जैसे इकोनॉमिक ट्रेड दोनों तरीके से, इकोनॉमिक फैक्टर दोनों तरीके से प्रभावित करते हैं। यहाँ चाइना के साथ क्या है कि इंडिया का जो ट्रेड, चाइना के साथ इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट जो है वो विच इज मोर देन $100 बिलियन, अब वो 100 बिलियन के ऊपर पहुंच गया है, यानी जो ट्रेड डेफिसिट है। अब ये जो ट्रेड डेफिसिट 100 बिलियन के ऊपर है, दैट मीन्स कि इंडिया को चाइना के कंटेक्स्ट में कुछ ना कुछ ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज लानी पड़ती हैं ताकि इंडिया का जो ट्रेड बैलेंस है वो कम हो, ट्रेड डेफिसिट जो है वो कम हो। तो इस सेंस में भी वो उसको प्रभावित करता है। स्ट्रेटजिक फैक्टर मीन्स कि जो स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं उन पे इंडिया के रिलेशन कैसे हैं। जैसे हम लोग कई बार, आपने चाबहार का नाम सुना होगा, चाबहार पोर्ट, ये पोर्ट इंडिया डेवलप कर रहा है ईरान में है चाबहार पोर्ट, ईरान के साथ। तो चाबहार पोर्ट का स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस वो काफी ज्यादा है। स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस इसलिए बहुत ज्यादा है, एक तो इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक तो ये सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कैसे लिख सकते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका जो एक बंगलादेश वादा उससे हमें सुरक्षा करने के लिए, यानी सीपैक को सर्कमवेंट करने के लिए, और दूसरा इंडिया पाकिस्तान को बाईपास करके डायरेक्ट रूट ले सकता है सेंट्रल एशिया में, उसके लिए काफ़ी जरूरी है। और ये क्यों, देखिए मैप तो पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको सच में इंडिया का फॉरेन पॉलिसी सोचना है तो एटलीस्ट मैप पढ़ना पड़ेगा, वो भी एशिया का। एटलीस्ट इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मान लो उस दिशा में आप पारंगत होना चाह रहे हैं तो चाबहार का जो स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस है वो है, एक तो पहले चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर को काउंटर करने के लिए, और दूसरा पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि इंडिया के पास लैंड रूट नहीं है सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए, और सेंट्रल एशिया जो कि एनर्जी भंडार वहाँ पे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, इंडिया का उसके साथ
ठीक ठाक ट्रेड रिलेशन भी है, लेकिन उसके पास कोई लैंड रूट है नहीं इंडिया के पास चाबहार सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया को लैंड रूट नहीं देता। इसके लिए जो चाबहार पोर्ट है इंडिया ने ईरान में विकसित किया है, वो इंडिया को ईरान के बाद सीधा सेंट्रल एशिया में प्रवेश करा सकता है। इस सेंस में स्ट्रेटेजिक फैक्टर भी काफ़ी मायने रखते हैं फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करने में। ग्लोबल इश्यूज पर तो हमने बात करी ही थी।